डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीलिंग विद कॉमर्स। तो कैसे हैं बच्चों आप सब? आप सब ने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो बनाना स्टार्ट कर ही दिया होगा, और अगर अभी तक नहीं किया है बच्चों तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप परफेक्ट बनोगे और आपके डाउट्स भी उतने ही जल्दी क्लियर होंगे। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं। उसका एक सिंपल क्वेश्चन लिया था बच्चों, और एक क्वेश्चन लिया था वेतन, कमीशन और पूंजी पर ब्याज पर आधारित प्रश्न। तो बच्चों, आज जो हम लेंगे, आज का जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है साझेदारों के पूंजी खाते। बच्चों, इसके संबंध में मैंने थ्योरी का जो क्लास था उसमें आपको क्लियर किया था, लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते थोड़ा सा कि साझेदारों का पूंजी खाता क्या है। बच्चों, लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के बाद जो है वो साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाता है। इसमें साझेदारों को व्यवसाय से जो भी राशियां प्राप्त होती है उसको लिखते हैं, और साझेदारों द्वारा व्यवसाय को दी जाने वाली राशियों को भी लिखा जाता है। बच्चों, साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं ये दो पद्धति के आधार पर बनता है। एक तो है स्थिर पूंजी पद्धति और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। जो स्थिर पूंजी पद्धति है बच्चों, इसमें साझेदारों द्वारा लाई गई जो पूंजी है वो परिवर्तित नहीं होती, यानी फिक्स रहती है, जिसके कारण कि हमको यहाँ पर भी दो खाते बनाने पड़ते हैं। एक तो पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। माने आप एक बनाओगे साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा बनाओगे आप साझेदारों का चालू खाता। और बच्चों, जो दूसरी पद्धति है वो है परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, जिसमें साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी जो है वो परिवर्तित होती रहती है, मतलब वो फिक्स नहीं रहती, जिसके कारण कि प्रति वर्ष जो इन खातों का जो शेष है वो परिवर्तित होता रहता है, जिसके कारण कि हम इस पद्धति के अनुसार सिर्फ एक ही खाता बनाते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता। तो बच्चों, आइए आज का जो प्रश्न है वो हमारा इसी टॉपिक पर आधारित है, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार साझेदारों के पूंजी खाते तैयार होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न है कि x तथा y एक फर्म में 3:2 के अनुपात में क्रमशः 75,000 और 50,000 की पूंजी से साझेदार हैं। बच्चों, प्रश्न में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया हुआ है, आपका लाभ हानि नियोजन खाता। आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से समायोजन दिए गए हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले दिया गया है कि 1 जुलाई 2010 को अतिरिक्त पूंजी लाई गई है व्यापार में। एक्स ने लाई है 15,000 रुपये और वाई ने लाई है 10,000 रुपये। बच्चों, पूंजी पर जो वार्षिक ब्याज की दर है वो दोनों का 6% है। वर्ष में किए गए जो आहरण हैं वो एक्स ने 1,500 रुपये आहरित किए हैं और वाई ने 1,000 रुपये। वेतन जो है वो सिर्फ एक्स को प्राप्त हो रहा है 1,000 रुपये। कमीशन जो है वो एक्स को 500 रुपये और वाई को 350 रुपये। वर्ष में हानि का भाग दिया हुआ है, एक्स को 3,000 रुपये की हानि हुई है और वाई को 2,000 रुपये की। आहरण पर ब्याज भी दिया हुआ है, एक्स को 90 रुपये है और वाई का 60 रुपये है। तो बच्चों, उक्त विवरण का लेखा साझेदारों के पूंजी खाते में कीजिए, जबकि दो कंडीशन दिए हुए हैं, पूंजी स्थिर हो और दूसरा पूंजी परिवर्तनशील हो। तो बच्चों, हमारा ये प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार सारे मद जो हैं वो हमको डायरेक्ट निकाल कर दे दिए हुए हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई गणना यहाँ पर नहीं करनी है, सिर्फ हमको यहाँ पर गणना करनी है किसकी? पूंजी पर ब्याज की गणना, जिसके लिए हम वर्किंग नोट अपना तैयार करेंगे, क्योंकि बच्चों वेतन, कमीशन, आहरण पर ब्याज ये सब कुछ निकाल कर प्रश्न में दे दिए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम अपने वर्किंग नोट की तरफ। तो बच्चों, आज के वर्किंग नोट में सिर्फ हमको एक ही गणना करनी है, पूंजी पर ब्याज की गणना। तो बच्चों, पूंजी पर ब्याज की गणना के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे। स्टेटमेंट में हम विवरण के लिए एक कॉलम खींचेंगे और दोनों साझेदारों की राशि की एक एक कॉलम खींच लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे, जो पूंजी साझेदारों द्वारा व्यवसाय में लाई गई है, जिस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। तो बच्चों, एक्स ने 75,000 रुपये लाया है, जिस पर 6% की दर से उसको 4,500 रुपये जो है वो ब्याज प्राप्त होगा। वाई को जो उसकी जो पूंजी है वो 50,000 रुपये है, जिस पर 6% की दर से उसे 3,000 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। अब अगला है, देखिए बच्चों, कि व्यवसाय में साझेदारों द्वारा 1 जुलाई की डेट पर अतिरिक्त पूंजी भी लाई गई थी। तो इस अतिरिक्त पूंजी पर भी हमको आधे साल का जो है वो ब्याज निकालना पड़ेगा। तो बच्चों, एक्स की अतिरिक्त पूंजी थी 15,000 रुपये, जिस पर 6% की दर से 6 माह के लिए जो ब्याज निकालेंगे तो आएगा 450 रुपये।
उसी प्रकार वाई का जो अतिरिक्त पूंजी है वो 10,000 रुपए है, जिस पर 6% की दर से 6 माह के लिए आप ब्याज निकालोगे तो आएगा 300 रुपए। तो बच्चों दोनों साझेदारों के दोनों पूंजियों पर हमने ब्याज निकाल लिया है। अब दोनों ब्याज को जब जोड़ेंगे तो x का आएगा 4,950 रुपए और y के ब्याज को जोड़ेंगे तो आएगा 3,300 रुपए। तो देखा बच्चों, इस प्रकार जो है हम ब्याज की गणना कर लेंगे। अब चलिए आइए बनाते हैं हम साझेदारों का पूंजी खाता दोनों पद्धतियों से। तो बच्चों हमने अपने प्रश्न का वर्किंग नोट तैयार कर लिया है, तो आइए अब हम अपने खाते बनाते हैं। तो साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए सबसे पहले दो पद्धतियों के अनुसार यहाँ बनाना है। तो हम पहली पद्धति लेते हैं कि जब पूंजी स्थिर हो, तो जब पूंजी स्थिर होती है तब दो खाते बनते हैं, एक साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। तो आइए पहले हम साझेदारों का पूंजी खाता बनाते हैं। साझेदारों के पूंजी खाता बनाने के लिए बच्चों हमको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एक एक दिनांक की कॉलम, विवरण की कॉलम और सभी साझेदारों के राशि की एक एक कॉलम यहाँ पर खींचनी है। अब बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर पूंजी स्थिर है, तो पूंजी के अलावा इस खाते में और कुछ नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में 2010 1 जनवरी की डेट पर शेष लाया गया बोलकर x का जो पूंजी है 75,000 रुपए वो लिखेंगे और y का जो पूंजी है 50,000 रुपए उसे लिखेंगे। उसके बाद 1 जुलाई की डेट को बच्चों इन्होंने अतिरिक्त पूंजी व्यवसाय में लाया था, तो उसे हम बैंक खाता को बोलकर अतिरिक्त पूंजी x के कॉलम में 15,000 रुपए और y के कॉलम में 10,000 रुपए लिखेंगे। और बच्चों दोनों पूंजी की राशियों का जो योग है उसको लेकर हम आएंगे डेबिट साइड में। 2010 31 दिसंबर की डेट को हम शेष ले जाया गया बोलकर इस योग को x के कॉलम में 90,000 रुपए और y के कॉलम में 60,000 रुपए लिख देंगे। तो इस प्रकार बनेगा हमारा साझेदारों का पूंजी खाता स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत। तो चलिए बच्चों अब हम बनाते हैं हमारा दूसरा भाग साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों का पूंजी खाता हमने तैयार कर लिया। अब आइए ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी कॉलम खींच लेंगे चालू खातों के लिए भी। अब बच्चों एक बात हमको ध्यान में रखना है कि साझेदारों का जब हम खाता बनाते हैं तो जो क्रेडिट साइड होता है वहां पर साझेदारों को प्राप्त होने वाली सारी राशियां लिखी जाती है और जो राशियां साझेदारों द्वारा दी जाती है वो राशियां आती है उनके खाते के डेबिट साइड में। तो आइए बच्चों बनाते हैं इसे। देखिए सबसे पहले 2010 31 दिसंबर की डेट पर पूंजी पर ब्याज खाता को, जो पूंजी पर ब्याज की गणना हमने की थी अपने वर्किंग नोट में, उस अमाउंट को हम यहाँ पर लिख देंगे। x के कॉलम में 4,950 रुपए और y के कॉलम में 3,300 रुपए। बच्चों अब दूसरा आता है वेतन। प्रश्न के अनुसार वेतन सिर्फ x को प्राप्त था 1,000 रुपए, तो हमने x के कॉलम में से लिख दी। y को कोई भी वेतन प्राप्त नहीं है इसलिए y का कॉलम खाली है। अगला है कमीशन खाता को। बच्चों प्रश्न में डायरेक्ट दिया हुआ है कि x को 500 रुपए कमीशन मिलता है और y को 350 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार दोनों साझेदारों को प्राप्त होने वाली राशियां हमने लिख दी। अब आइए चलिए चलते हैं डेबिट साइड की ओर। तो बच्चों डेबिट साइड में फिर से आप डेट डाल देंगे 2010 31 दिसंबर की डेट पर आहरण खाता से। बच्चों दोनों साझेदारों ने व्यापार से आहरण किया था, तो आहरण खाता से जो है उनकी राशि है x ने 1,500 रुपए निकाले थे और y ने 1,000 रुपए। दोनों राशियों को हमने लिख दी। अब आइए आहरण पर ब्याज खाता से। ये भी प्रश्न में डायरेक्ट दिया हुआ है कि x को आहरण पर 90 रुपए ब्याज लगाया गया और y पर 60 रुपए ब्याज लगाया गया। बच्चों नेक्स्ट है लाभ हानि खाता से। प्रश्न में हमें दिया गया है कि दोनों साझेदारों को व्यवसाय में हानि हुई है, इसलिए इन्होंने हानि को भी निश्चित अनुपात में बांटा है। तो आइए बच्चों अगर लाभ होता है तो हम इसे लिखते थे क्रेडिट साइड में, चूंकि यहाँ पर हानि हुई है इसलिए हम इसे लिखेंगे डेबिट साइड में। तो लाभ हानि खाता से x को 3,000 रुपए की हानि हुई है और y को 2,000 रुपए की हानि। तो बच्चों इस प्रकार क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों के अंतर की राशि जो आएगी वो हमारा डेबिट साइड आ रहा है। शेष ले जाया गया बोलकर x के कॉलम में 1,860 रुपए और y के कॉलम में 590 रुपए। तो बच्चों इस प्रकार दोनों कॉलम का आप योग लगा लोगे और ये जो शेष है इसको आप
नेक्स्ट 2011 1 जनवरी को आप उतार लोगे यहाँ पर शेष लाया गया बोलकर। तो बच्चों इस प्रकार हमारा बनेगा साझेदारों का चालू खाता। तो आइए बच्चों अब हम देखेंगे कि साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत उनका खाता किस प्रकार बनेगा। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत किस प्रकार साझेदारों के खाते बनते हैं। तो बच्चों परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत साझेदारों का केवल एक ही खाता बनता है, जो है साझेदारों का पूंजी खाता। तो चलिए देखते हैं कि साझेदारों के चालू खाते और साझेदारों के पूंजी खाते में क्या डिफरेंस है। बच्चों चालू खाते में हम साझेदारों की पूंजी को नहीं लिखते और साझेदारों के पूंजी खाता जो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत बनाते हैं उसमें हम साझेदारों के पूंजी को भी लिखते हैं। इसलिए बच्चों इस जो खाते का जो शेष है वो प्रतिवर्ष परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अनुसार बोला जाता है। तो बच्चों आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम 2010 में 1 जनवरी को साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी जो है वो शेष लाया गया बोलकर एक्स और वाई के कॉलम में लिख देंगे। उनके द्वारा लाई हुई अतिरिक्त पूंजी को भी हम उनके कॉलम में लिख देंगे और बाकी सभी राशियां जो साझेदारों को व्यवसाय से प्राप्त हो रही हैं, जैसे पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, सभी राशियों को हम एज इट इज लिख देंगे। बच्चों चलते हैं डेबिट साइड की ओर। डेबिट साइड में भी हम वो सारी राशियां लिखते हैं जो साझेदारों द्वारा दी जाती है। तो बच्चों सबसे पहले हम 2010 31 दिसंबर को लिखेंगे आहरण खाते से एक्स के कॉलम में 1500, वाई के कॉलम में 1000। उसी प्रकार आहरण पर ब्याज खाता से एक्स के कॉलम में 90 रुपए, वाई के कॉलम में 60 रुपए। तो बच्चों इस व्यवसाय में दोनों साझेदारों को हानि हुई है, तो हानि को हम उतारते हैं डेबिट साइड में। तो लाभ हानि खाता से लिख देंगे एक्स को हानि हुई 3000 रुपए की और वाई को हानि हुई 2000 रुपए की। तो बच्चों इस प्रकार सारी राशियों को लिखने के बाद हम क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड के अंतर की राशि निकालेंगे, जो प्रश्न अनुसार हमारा आ रहा है डेबिट साइड में, जिसे हम शेष ले जाया गया बोलकर दोनों साझेदारों के राशि के कॉलम में लिख देंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमने पूंजी को उतारा है इसलिए इसमें शेष जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो एस का जो शेष आ रहा है वो है 91,860 रुपीज और जो वाई का शेष आ रहा है वो 60,590 रुपीज। तो बच्चों इस शेष को हम अगले वर्ष 2011 में 1 जनवरी को शेष लाया गया बोलकर क्रेडिट साइड में दोनों साझेदारों के कॉलम में उतार देंगे। तो बच्चों इस प्रकार बनेगा हमारा साझेदारों का चालू खाता, पूंजी खाता दोनों पद्धतियों के अंतर्गत, स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंतर्गत। बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तब आपको ये सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों प्रैक्टिस करिए और परफेक्ट बनिए।